फेसबुक के सभी मित्रों को प्रणाम। क्योंकि सोशल मीडिया का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ता जा रहा है और ये माध्यम है अपनी बात कहने का, अपनी भावनाएं बांटने का और पहुंचाने का। तो इसलिए लिखने और पढ़ने का किसी के पास समय अधिक नहीं है, तो ये एक विधा ऐसी है जिसे हम आसानी से पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं, किसी मुद्दे के पीछे पड़ सकते हैं, किसी मसले का हल निकाल सकते हैं और किसी बेतुके सवाल पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। कल शाम को मैं एक NSI नाम के चैनल को देख रहा था, जो शायद जम्मू कश्मीर का किसी जगह का, वहाँ के एक वकील साहब का इंटरव्यू, कोई मिस्टर चौधरी हैं, उनका इंटरव्यू था। स्वाभाविक है, मसला था यही ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का। और अभी मैं महमूद प्राचा जी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील हैं, उनका भी एक इंटरव्यू देख रहा था। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बात उस कानून के दावपेच की है, पढ़ाई की है और एक अच्छे नियम देने की लड़ाई की है। लेकिन जब निर्णय की बात आती है, जब इस पर हम अपनी राय रखते हैं, तो उस राय में, या न्यायालय अपनी राय देता है, तो उस न्यायालय की राय में जो चीज़ प्रमुखता से देखी जाती है वो है उसके पीछे की मंशा। बहुत छाती ठोककर अमित शाह जी ने जो वकालत संसद में इस काले कानून के बारे में रखी है, और उससे अलावा जो कोई और भी संशोधन प्रस्तावित किए हैं या अब तो एक तरह के हो ही गए हैं, उन पर शंकित होना, उससे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली का कलंकित होना ही मैं समझता हूँ कि सार्थक उसकी व्याख्या है। शंकित क्यों है? इसी तरह के 3 काले कानून किसानों पर थोपे गए थे। स्वार्थ उस समय भी देशहिती बताया गया था, लेकिन परोक्ष में अपने मित्रों का हित ही तो उसमें साधने की बात थी। ये तो भला हो उन भूमिपुत्रों का जो इन गोपुत्रों पर भारी पड़ गए। यानी ये जो एक तरह की गौएं बनी हुई हैं, जिनकी हम पूंछ पकड़कर इस वैतरणी को पार करना चाहते हैं, यानी हमारे हित के कानून बने, हमारे हितों की बात हो, उसके लिए हमने इन्हें चुनकर भेजा हुआ है। इसलिए मैं इन्हें माता का, गौ माता का दर्जा ही दूंगा। लेकिन ये जो नारेबाजी, घपलेबाजी, उद्दंडता और
जनता के प्रति उत्तरदायित्व में आचरणहीनता का जो सबूत देते हैं, तो ये गोपुत्रों से परे कुछ भी नहीं है। क्या आवश्यकता थी इन 3 काले कानूनों को आधी से ज़्यादा ऑपोजिशन को बाहर का रास्ता दिखाकर पास करवाने की? क्या इसके पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र नहीं लगता है कि एक विशेष सत्र बुलाया गया? क्या इसीलिए बुलाया गया था? ये प्रश्न चिन्ह है। इसके बाद शायद इतिहास में कभी ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि महामहिम राष्ट्रपति ने जो बिल पास करके संसद ने भेजे हों, उन्हें दोबारा पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाया हो। ये इतिहास गढ़ने की जो प्रथा चली आई है, वो केवल तानाशाही है और ये एक बहुत ही घृणित सोच है, संकुचित विचारधारा है और ये अनपढ़ता की पूरी प्रदर्शनी है। ठीक है, जो दंडित किया जाना चाहिए हर उस चालक को, लेकिन क्या मैं उन चौधरी साहब से भी पूछना चाहूँगा जो उन 3 कानूनों को जो बदले गए हैं उन पर बड़े मुखर होकर बोल रहे थे। मैं नहीं जानता, नाम भी मुझे ज्ञात नहीं है, क्योंकि ऐसे अधकचरे ज्ञान वाले प्राणियों का नाम भी क्या रखना जिन्हें मानवीय मूल्यों का मूल्यांकन ही करना नहीं आता। कभी गाड़ी चलाई हो, देखा हो, क्या हमारी सुविधाएं, क्या हमारे जो ये बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो सिर्फ एक बड़े ट्रक वाले पर के लिए ही आयद होता है? कभी आपने ये देखा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलती ये जो बहुलेन प्रणाली की सड़कें बन रही है, उन पे चलती हुई कारें या दुपहिया वाहन किस तरह की गाड़ियां चलाते हैं? क्योंकि बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, ट्राले चलते हैं, एक तो उनका अपना भार और ऊपर से उन पर भार लदा हुआ। अगर वो ब्रेक मारने की इच्छा भी रखते हों, माना कि वो नशे में नहीं है, उन्हें नींद नहीं आ रही है और वो दक्ष हैं अपने कार्य प्रणाली में, लेकिन क्या उस गति से चलते हुए इतना उसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा कि वो एकदम सामने आए हुए छोटे वाहन को चालक को या किसी गाड़ी को या किसी मनुष्य को वो हिट ना कर पाए? कभी सोचा है ये? और फिर कौन सा व्यक्ति है जो घर से निकलता है ये सोचकर स्टीयरिंग पे बैठता है, गाड़ी चलाता है कि मैंने आज मार कर ही आना है किसी को? सब सुरक्षित और सुरक्षा देने की भावना से अपनी यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन ये जो हमारा सिस्टम है, चाहे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसमें कहाँ है इन दुपहिया वाहन वालों को सेपरेट लेन, जो कहीं से भी किसी दिशा में भी बढ़ आते हैं? और मेरे देखने में भी आया है ये बातें कि वो स्वयं तो दुर्घटना का शिकार होते ही हैं, दूसरों को भी वो
नुकसान पहुँचाए बिना नहीं रह पाते। क्या कभी सोचा है कि गलती किसकी है और भुगतता कौन है? तो ये सुझाव है, ये उलझाव भी है, और मैं इस उलझाव में बिल्कुल उन वाहन चालकों के साथ हूँ जो अपना जो हमारा हित चाहते हुए अपनी दिन और रात को एक कर अपना घर भी पालते हैं और हमें भी संभालते हैं। लेकिन हम अंधे हैं, क्योंकि हम या तो किसी दल से बंधे हैं या किसी तल पर अपने धंधे हैं। यानी सारे कहीं ना कहीं हम स्वार्थ से घिरे हुए हैं। और जो हमारा नियमों के पालने के प्रति, नियमों को अपने सुविधा अनुसार ढालने के प्रति जो एक वचनबद्धता है, वो प्रजातांत्रिक नहीं है, वो बहुजन हिताय नहीं है। अब एक और प्रश्न भी है जिसमें कि ये भी बात उठी है कि भाई ये जो वाहनों के बेड़ों के मालिक हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि ये उनका जो उन पर भी एक दबाव पड़े कि अब ये आपका ये जो इस पर बढ़ गया है चालान का या इसका खर्चा, तो हमारी भी यानी ड्राइवर ये कहेंगे कि वो अपनी तनख्वाह बढ़ाने की भी एक बात कर रहे हैं। ये तो कोई दलील नहीं है, क्योंकि मैं फिर यहाँ भी ड्राइवरों को ही बिल्कुल बरी करता हूँ कि भाई वो बेचारा गरीब जो मैंने देखा है, हो सकता है वो अतिशयोक्ति हो, रोते हुए अपनी गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं कि हम घर किस तरह से पालेंगे। तो अपने आप तो ये जो हॉर्न बजाती हुई और लहराती हुई गाड़ियों में घूमते हैं और बिना कुछ लिए दिए खड़े होकर कह देते हैं कि भाई इसको कहना उसको कहना कि मैं तो बच के आ गया, तुम तो बच के आ जाओगे, क्योंकि बचना देश को है और गद्दारी देश के साथ हो रही है। इसलिए ये सरदारी और ये बीमारी, ये जो कानून को अपने स्वादानुसार, अपने स्वार्थानुसार मोड़ना, ये किसी भी तरह से प्रजातांत्रिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है, और ये कोई सरकार चलाने की एक अच्छी बात, अच्छी पहल है ही नहीं। क्योंकि दोनों का, चाहे वो मोदी जी हों चाहे वो शाह साहब हों, इन दोनों का जो रवैया है वो सदैव ही यानी इस देश को बांटने पर, छांटने पर और पाटने पर ही है। और जब भी देखिए इनका जो कहीं का दौरा होता है, कहीं जाते हैं, तो ये अपने कीचड़ में कमल खिलाने की बात ही करते हैं, अपने फैलाए कीचड़ में कमल खिलाने की बात करते हैं। और ये जो रंग और ढब और ढंग की सरकार की बात कह रहे हैं, मैं इससे बहुत क्षुब्ध हूँ। खैर, न कारखाने में तूती की सुनेगा तो कौन, लेकिन अगर आवाज़ से आवाज़ मिलेगी तो शायद आने वाले ये जो चुनाव में अगर इसमें भी ईवीएम को मुख्य निशाना नहीं बनाया गया तो बहुत कुछ होने वाला है। और सही आकलन है सबका कि 2024 के इन आम चुनाव के बाद अगर यही हालात रहे तो ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस। यानी हमारे देश से प्रजातांत्रिक प्रणाली, चुनावी
ये जो संस्था का महत्व और बाकी चीज़ें एक अतीत बन के रह जाएगा, एक कड़वा सच बन के रह जाएगा और हमारे सामने परोसा जाएगा सिर्फ तानाशाही और अपने भाइयों का, अपने इन जो दाएं और बाएं बैठते हैं, चलते हैं, इनके लिए भीड़ इकट्ठी करते हैं, उनका एक अमला इस देश को शायद चबाने के लिए, तबाह करने के लिए या ठिकाने लगाने के लिए आगे बढ़ता जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।